नमस्कार मित्र, बिहार की धरती पर फिर से गूंजने वाला है लोकतंत्र का उत्सव। चुनाव आयोग ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटिंग 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होगी। हर बूथ हर घर में होगा बदलाव का बिगुल। तैयार हो जाइए जोश और उम्मीद के साथ, क्योंकि ये चुनाव बिहार की नई दिशा तय करेगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाला पल जो होगा वह राजनीति का सबसे बड़ा रंगमंच, जहां पर हर वोट बनेगा इतिहास। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि क्या यह चुनाव फ्री एंड फेयर होगा, क्योंकि जब चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से एक प्रश्न किया गया, उन्होंने उसका क्या जवाब दिया, पहले आप लोग सुनिए। मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है, मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। सर, मेरा सवाल यह है कि इलेक्शन को निष्पक्ष कराना आपके लिए एक चुनौती है। पहला आपका इलेक्शन है सीईसी के तौर पर, तो आपको शुभकामनाएं। लेकिन उससे भी बड़ा जो चुनौती है वो साख का संकट है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो इस वक्त बहुत स्टिक है। और ये केवल क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के बीच का नहीं है, जनता के बीच में भी ये सवाल उठ रहा है। उसको आप लोग कैसे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आमतौर पर लगता है इलेक्शन कमीशन सवालों के जवाब दे नहीं रहा है जो जनता जानना चाहती है, एक बात। और दूसरी बात ये अभी जो एमसीसी लागू होने के बाद 10,000 रुपए जो दिए गए हैं पॉलिटिकल जेडी और बीजेपी ने, उस पर आप लोग कुछ, उसके पहले जो दिए गए हैं, क्या उस पर भी आप लोग कुछ चेक करेंगे? क्या आपको लगता है कि अभी भी चुनाव फ्री एंड फेयर होने वाला का चांस है, और यह तो मैच फिक्स नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरी तरफ एक ऐसा चुनाव आयुक्त जिसके नाम से नेता लोग थर थर कांपते थे, वह कौन था, मैं आपको बताऊंगा। और अब की बार चुनाव आयोग आपको क्या क्या सुविधाएं देने वाला है, और आचार संहिता लागू होने के बाद नेता लोगों की हवा टाइट क्यों हो जाती है, इन सभी प्रश्नों का आप लोग उत्तर जानिए मेरे इस वीडियो। अपनी बात को पहले स्टार्ट करूं, इससे पहले आप लोग को थोड़ी सी अभी करंट की जो न्यूज़ आई है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा, तो कहानी आपको समझने में मज़ा आ जाएगा। इसको मैं आप लोगों को 2 भाग में डिवाइड करके बताने का प्रयास करूँगा। पहला भाग कि चुनाव कब कब होंगे और कहाँ कहाँ होंगे, और दूसरा एक्साइटिंग रहेगा कि यह बिहार के चुनाव 2 फेज में होने वाला है। यह बिहार के इतिहास में केवल दूसरी बार है। पहली बार तो 1985 में हुआ था, दूसरी बार 2025 में हो रहा है। तो दूसरी बार की कहानी को मैं पहले स्टार्ट करता हूं कि जब 2025 में 243 सीटों पर 2 फेज में वोटिंग होने वाली है। मतदान 6 और 11 नवंबर को होंगे। 14 नवंबर को फाइनल हो जाएगा कि बिहार में किसकी सत्ता आने वाली है। पहले फेज के लिए जो नॉमिनेशन होगा वह होगा 10 से 17 अक्टूबर के बीच में आप कर सकते हैं। 18 को उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, और 20 अक्टूबर को आपको अगर जंग नहीं लड़ना चाहते हैं तो आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। लेकिन 6 नवंबर को आप जंग के लिए तैयार हो जाइए। और जो पहली जंग होगी, इसके दौरान जो क्षेत्र होंगे उसमें 18 जिले होंगे और 121 विधानसभा होंगी। और जो दूसरा फेज होगा उसके लिए आपको 13 से 20 अक्टूबर के बीच में अपना नॉमिनेशन करना होगा, और 21 को चेक किया जाएगा कि आप चुनाव लड़ने के लायक हैं या ना लायक हैं। 23 अक्टूबर को कहीं डर के मारे आप जंग से भाग तो नहीं जाएंगे, यह देखा जाएगा। और 11 नवंबर को आपकी जंग की आखिरी तारीख तय कर दी जाएगी। इस जंग में कुल 20 जिलों का नाम आएगा और 122 विधानसभाओं में जंग लड़ी जाएगी। आपका जिला कौन से है, कौन से फेज में है, आप जाकर के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं। अगर मैंने इसका विवरण देना स्टार्ट किया तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो बात मैं कहना चाहता हूं वह अधूरी रह जाएगी। यह जो जंग है यह पूरे 40 दिनों तक चलेगी, और सबसे कम दिनों में ये होगी। इससे पहले 2010 में 61 दिन, 2015 में 60 दिन, 2020 में 47 दिन तक की गई है। और इसमें जो सीटें हैं, इसमें जो कुल सीटें हैं 243 सीटें, जो कि सामान्य हैं वो हैं 203 सीटें पर लड़ सकते हैं। एससी जो है 38 सीटों पर लड़ सकते हैं, और एसटी 2 सीटों पर लड़ सकते हैं जहां उन्हें सुरक्षित किया गया है। और कुल जमा 243 सीटों में यह जंग रहेगी। जो पार्टी 122 जगह पर जीत दर्ज करेगी तो राज तिलक उसके नाम होगा, उसी के नाम राजमुकुट भी होगा, और कुर्सी भी उसी के नाम होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी सुशासन बाबू के साथ मिल करके फिर से सुशासन करेगी, या आरजेडी महागठबंधन के साथ में गठबंधन करते हुए युवाओं के लिए रोजगार की बाढ़ ला देगी, यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन यह कौन कौन लोग फाइनल करेंगे, पुरुष लोग जो होंगे उनकी जो संख्या होगी वह बिहार में 3.92 करोड़ है। महिलाएं जो हैं वो बीजेपी और जेडीयू की नैया पार लगाएंगी, और उनकी संख्या 3.5 करोड़ है। जो लोग 80 साल के ऊपर हैं उनकी संख्या 4 लाख है, और जो सबसे एक्साइटिंग बात है, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वह है 14 लाख। और जो लोग किन्नर नरेश हैं उनकी संख्या
1725 है। इसके बाद जो दिव्यांग हैं वोटर हैं वो 7.2 लाख है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो पूरे बिहार में 7.43 लाख करोड़ लोग वोटर हैं जो कि अपना भाग्य तय करेंगे, ना कि नेताओं का भाग्य तय। उनका भाग्य तो ऑलरेडी तय है। और सबसे गजब की बात है यह है कि पूरे बिहार में 14,000 वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। ये दादा लोग वोटिंग बूथ पर तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए उनके लिए 12D का फॉर्म भर करके घर पर ही वोट दे सकते हैं। आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या नहीं मिलने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ में बने रहिए। अब आते हैं कि बिहार के 40 साल के दूसरे फेज में चुनाव हुए थे। इससे पहले 1985 में चुनाव हुआ था, वह 2 फेज में हुआ था, जिसमें कांग्रेस की सरकार को जबरदस्त हार मिली थी। और उस टाइम के बाद आज तक कांग्रेस की कभी सरकार नहीं आई। इसका सबसे बड़ा कारण था दलेल चक और बाघौरा गांव में जो नरसंहार हुआ था, जिसमें कि 54 राजपूत मारे गए थे और जो कि उस समय के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे थे, वह यह नरसंहार रोकने में नाकाम रहे। उसके बाद जो सबसे गजब की बात यह रही कि नरसंहार में जो लोग शामिल थे उनको वो सजा दिलाने में नाकाम रहे। कांग्रेस का हमेशा हमेशा के लिए बिहार से सफाया हो गया। इस बात को कांग्रेस हमेशा याद रखेगी। आखिर क्यों नहीं आते कांग्रेस? अधिक जानकारी के लिए संडे का स्पेशल मेरा वीडियो देखिए, दलेल चक और बाघौरा नरसंहार। अब चालू करते हैं चुनाव आयोग की वह कहानी जिसके नाम से नेता लोग थर-थर कांपते थे। उस व्यक्ति का नाम था चुनाव आयुक्त टीएन शेषन। और इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अगस्त 1993 को। टीएन शेषन ने 17 पेज का एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं देता है तब तक देश में कोई भी चुनाव नहीं कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीट पर चुनाव नहीं होने दिया, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु इतना ज़्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने चुनाव आयोग के टीएन शेषन को पागल कुत्ता करार दे दिया। इसके बाद मंडल कमीशन के जो महात्मा है बीपी सिंह ने शेषन को प्रजातंत्र को लॉकर में बंद करना ऐसा कहा। टीएन शेषन ने कौन सा ऐसा हथियार यूज किया था जिससे कि पूरे नेता ब्लैकआउट हो गए? उसका नाम था आचार संहिता। क्या चुनाव आयोग ने स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो कुछ नियम बनाए थे, जिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कहा जाता है, उसमें बताया गया कि राजनीतिक पार्टियों और कैंडिडेट को चुनाव आयोग के दौरान क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि जो यह आचार संहिता है, जो यह नियम तय किए गए हैं, यह सभी नियम राजनीतिक पार्टियों ने खुद तय किए हुए हैं। आचार संहिता के कारण राजनीतिक पार्टियां, कैंडिडेट व सत्ताधार पार्टियों के कामकाज और उनके व्यवहार पर नजर रखना संभव हो पाया। इस दौरान अगर किसी पार्टी या कैंडिडेट ने आचार संहिता का उल्लंघन का दोषी पाया गया तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जरूरत पड़ने पर उस पर एफआईआर दर्ज कर सकता है, यहाँ तक कि दोषी पाए जाने पर जेल की सजा भी कर सकता है। लेकिन मित्र, एक बात है, जब चुनाव होते हैं तो ये नेता लोग अवश्य इसका उल्लंघन करते हैं। सजा का ऐलान भी होता है लेकिन कभी सजा मिल नहीं पाती है। अगर किसी को कोई सजा मिली हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, उस नेता का नाम बताइए। याद तो नहीं आ रहा है मुझे, आप लोग ही याद करके बताइए। और आगे जो आप लोगों ने वीडियो के शुरू में जो एक प्रश्न ज्ञानेश कुमार से पूछा गया था, क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया? भाजपा द्वारा दिया गया लॉलीपॉप क्या इस चुनाव को फ्री एंड फेयर होने देगा? देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आचार संहिता जो है वो 65 साल पहले केरल के चुनाव में यह लागू हुई थी। आम आदमी को इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आम आदमी पर यह लागू होता है? जी हाँ, होता है। कैसे होता है यह मैं लालू यादव की कहानी के बाद में आपको बताऊंगा। साल 1995 बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल था। चुनाव कराने की जिम्मेदारी टीएन शेषन के हाथों में थी। शेषन ने ऐसे राज्य में स्वतंत्र स्पष्ट चुनाव कराना मुश्किल था जो राज्य चुनाव के दौरान मारकाट, गोलाबारी, बूथ कैप्चरिंग से एकदम भरा हुआ था। चुनाव आयोग की घोषणा से पहले शेषन ने कहा कि हमें बिहार पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अंत में यही कहा जाएगा कि बाकी जगह तो काम बेहतर था लेकिन बिहार में यह असफल हो गया। टीएन शेषन अपने ऊपर कोई दाग लगाना नहीं चाहते थे। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आचार संहिता का थोड़ा भी उल्लंघन होता है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने 4 बार इलेक्शन की घोषणा की और उसको आगे बढ़ाया। जब दिल्ली में चौथी बार चुनाव आयोग की तारीख को आगे बढ़ाया गया तो लालू यादव इस पर तिलमिला उठे और लालू यादव ने बिहार के चुनाव आयोग के अधिकारी को फोन लगाया और तिलमिलाते हुए कहा कि पिल्ले ये क्या हो रहा है, मैं तुम्हारा चीफ मिनिस्टर हूँ, तुम मेरे अधिकारी हो, ये बार बार बीच में स्टेशन कहाँ से आ जा रहा है। उसको समझा दो कि यह फैक्स फैक्स खेलना बंद कर दे, वरना चुनाव के बाद उसका फैक्स का नाटक बंद कर दूंगा।
उसके बाद उन्होंने चुनाव की एक सभा में लालू यादव ने कहा, दिल तो यही करता है कि टीएन शेषन को भैंस पे बिठाऊं और गंगा जी में ढकेल दूं। लेकिन टीएन शेषन का इतना खौफ था कि उस समय कोई भी नेता आचार संहिता तोड़ने का साहस नहीं कर सकता था। इस बार का चुनाव जो है अपने आप में अलग है, क्योंकि ईवीएम में जितने भी प्रत्याशी हैं उनका कलर फोटो रहेगा, बोल्ड अक्षरों में उनका नाम लिखा रहेगा और जो पहचान पत्र आपको है वो 15 दिनों में डिलीवर कर दिया जाएगा। बूथ पर 100% लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। अब की बार लाइव आप लोग वेबसाइट पर देख सकते हैं। जो हम लोग बूथ केंद्र पर मोबाइल लेकर जाते थे और कहीं जमा नहीं कर पाते थे, अब की बार जमा करने की सुविधा दी गई है। और जो लोग आपको बार बार वोट देने के लिए प्रेशर करते हैं, यानी वो लोग जो पार्टियों के बूथ मेंबर हुआ करते थे, उनको 100 मीटर के बाहर उम्मीदवार टेबल लगाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ऐप्स और वेबसाइट एक ही जगह मिल जाएगी। और फॉर्म नंबर 70C यानी कि जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद जो लोग नेताओं के प्रतिनिधि होते हैं, बूथ पर होते हैं, उनको एक पेपर दिया जाता है जिसमें कि वोटों का मिलान किया जाता है सकता है। हर बीएलओ का अपना पहचान पत्र जारी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात की आंगनबाड़ी की महिलाएं अब की बार देख सकेंगी बुर्के में कौन है, महिला है या पुरुष है। अब की बार धांधली लगभग असंभव है, लेकिन अभी तो यह जंग की शुरुआत है। सारी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, सब अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीतेगा वही जो अपनी जाति और अपने धर्म को साथ लेगा। 1000 आचार संहिता आप लागू कर दीजिए, लेकिन लोग अपने अधिकार को नहीं समझने वाले हैं, अपने विकास को नहीं समझने वाले हैं। समझेंगे तो सिर्फ अपनी जाति को, अपने धर्म को और उसके विकास का, वह अपने विकास का वो लोग नाश कर लेंगे। अभी तो सभी वादे कर रहे हैं, लेकिन फिर 5 साल के बाद वो हाथ मलते रह जाएंगे और अपनी जिंदगी के वो 5 साल खो चुके होते हैं। अपना भूत भविष्य वर्तमान सब चौपट कर चुके होते हैं। अब की बार का विधानसभा चुनाव आपके लिए भी एक कड़ी परीक्षा है। आप विकास के नाम पे वोट दीजिए, जाति के नाम पे वोट मत दीजिए, धर्म के नाम पे वोट मत दीजिए। आपको तय करना है कि आपको विकास चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन आप वोट अवश्य करिए। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब की दीजिए और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।